हम लोग नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका पहला भाग देखा था। आज हम उसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। कुछ होमवर्क दिया गया था पिछले क्लास में। ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो उम्मीद है आप लोग लिख के आए होंगे, है ना। जो नहीं लिखे हैं वो भी देख लें, लिख लें, हाँ, और उसे अच्छे से याद करें। जैसे हमने बताया था कि 3 कॉलम बनाना है, उसमें ठोस, द्रव, गैस लिखना है और तीनों का गुण के द्वारा उसका अंतर, उनकी तुलना करना है, उसका अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर डैश दिए, 3 कॉलम बनाए, ठोस, द्रव, गैस लिखे, है ना। पहला जो है वो क्या है, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। अब ठोस में दूसरा गुण लिखेंगे हम लोग। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है, हमने लिखा था, है ना। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम, नगण्य होता है। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है ना। नहीं के बराबर होता है ना। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान तो होता है लेकिन बहुत कम, है ना। यहाँ बहुत कम लिख सकते हैं। और दूसरे नंबर में क्या होगा इसका, द्रवों में दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, द्रवों के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस के से अधिक होता है ना। द्रवों के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस के तुलना में अधिक होता है। इसमें क्या लिखेंगे, गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान अत्यधिक होता है। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अत्यधिक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे, रिक्त स्थान हम लोग देखें। रिक्त स्थान के बाद वो रिक्त स्थान हुआ क्यों था, आकर्षण बल अधिक था, है ना। इनके कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। ठोस के कणों के बीच लिख देते हैं ना, बेहतर होगा। अलग कलर यूज़ करते हैं थोड़ा सा। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। इसमें जो है द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है।
द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। और हम जानते हैं गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। आकर्षण बल नगण्य होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं। आकर्षण बल नगण्य है और रिक्त स्थान भी बहुत आकर्षण बल के अनुसार उसका रिक्त स्थान और उसके बाद उसमें गतिज ऊर्जा। जब इसमें रिक्त स्थान बहुत कम है, नगण्य है और आकर्षण बल अधिक है तो इसमें कण बहुत पास पास होते हैं, है ना। कण बहुत पास पास होते हैं और पास पास होने से वे गति नहीं कर पाते हैं, केवल अपने स्थान पर कंपन करते हैं। इनके कण गतिशील न होकर अलग कलर यूज कर लेते हैं। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सीधे लिखते हैं। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अन्य से कम होती है या द्रवों एवं गैसों की तुलना में कम होती है। द्रवों एवं गैसों की तुलना में कम होती है। द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा। गतिज ऊर्जा कम और अधिक हुआ, है ना। अब संपीड्यता देखते हैं। ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है ना, तो संपीड्यता बहुत कम। ठोस की संपीड्यता बहुत कम होती है। द्रवों
संपीड्यता, द्रवों की संपीड्यता अधिक होती है, जबकि गैसों की संपीड्यता सर्वाधिक होती है। ठोस की संपीड्यता बहुत कम, द्रवों की संपीड्यता अधिक और गैसों की संपीड्यता सर्वाधिक होती है। अब घनत्व के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। है ना, घनत्व इस कलर से बेहतर होगा दूसरा कलर ले लें, ये ले लेते हैं। ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, द्रवों का घनत्व ठोस से कम होता है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद एक और थोड़ा सा हम लोग अंतर लिखने का प्रयास करेंगे, वो है कणों की स्थिति, है ना, कि वह स्थिर है, गतिशील है या बहुत अत्यधिक गतिशील है ना। तो इसमें हम इसके कण गतिशील न होकर अपने स्थान पर केवल कंपन करते हैं। ठोस के कण गतिशील लिखना है ना, गतिशील ना होकर केवल अपने स्थान पर कंपन करते हैं। द्रवों के कण गतिशील होते हैं, जबकि गैसों के कण सर्वाधिक गतिशील होते हैं।
तो हमने देखा ठोस, द्रव, गैस एवं तीनों में अंतर, है ना। पहला क्या है, पहला ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान, किसके कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है। द्रवों के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है और गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है, अत्यधिक होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा द्रवों एवं गैसों की तुलना में कम होती है। द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में अधिक होता है और गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ठोस की संपीड्यता बहुत कम, द्रवों की संपीड्यता अधिक और गैसों की संपीड्यता सर्वाधिक। ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, द्रवों का घनत्व ठोस से कम होता है और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। ठोस के कण गतिशील न होकर केवल अपने स्थान पर कंपन करते हैं। द्रवों के कण गतिशील होते हैं, गैसों के कण अत्यधिक गतिशील होते हैं। तो इस प्रकार हमने ठोस, द्रव, गैस में अंतर स्पष्ट किए। अब हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बुक के हैं, जो बुक के अंदर के प्रश्न, जैसे पदार्थ की, ये तो मेरा प्रश्न हो गया, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, है ना। टिप्पणी जैसे दृढ़ता क्या होता है, फिर संपीड्यता क्या होता है, तरलता क्या होता है। जैसे कुछ प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। पहला है दृढ़ता, दूसरा है संपीड्यता, तीसरा है तरलता, चौथा है बर्तन में गैस का भरना, पांचवा है आकार, छठा है गतिज ऊर्जा और सातवां है घनत्व। तो एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। जैसे दृढ़ता या कठोरता, है ना। दृढ़ता या कठोरता, दृढ़ता मतलब होता है कि कितना दृढ़ है या कठोर, कठोर को ही दृढ़ता कहा जाता है। तो कठोरता मतलब क्या होता है, या दृढ़ता मतलब क्या होगा, जिसे अधिक दबाया ना जा सके, है ना, जिसे अधिक दबाया ना जा सके। यानी जैसे ठोस अधिक दृढ़ होता है क्योंकि उसे दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। दृढ़ता का मतलब क्या हो गया, पदार्थ
का वह गुण जिसमें उसे दबाया न जा सके क्या कहलाता है? दृढ़ता अथवा कठोरता कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो है संपीड्यता। संपीड्यता जस्ट इसका अपोजिट है ना। किसे कितना दबाया जा सके उसकी संपीड्यता उतनी अधिक होती है। जैसे गैस भरे बैलून को हम ज़्यादा दबा सकते हैं तो उसकी संपीड्यता सर्वाधिक, द्रव भरे बैलून को कम दबा सकते हैं उसकी संपीड्यता कम, और ठोस से भरे बैलून यानी बालू, मिट्टी, कंकड़ इनसे भरे बैलून जो है उसको हम बहुत कम दबा सकते हैं, इसलिए उसकी संपीड्यता बहुत कम। यानी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसमें उसे दबाया जा सके संपीड्यता कहलाता है। ठीक है। जैसे ठोस की संपीड्यता न्यूनतम होती है, गैस की संपीड्यता अधिक होती है। जैसे ठोस की संपीड्यता न्यूनतम एवं गैस की संपीड्यता अधिकतम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा तरलता है। तरलता मतलब क्या होता है? जिसमें बहाव का गुण हो, है ना। पदार्थ का वह गुण जिससे वह उसमें बहाव की विशेषता, यानी वह बहता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसकी तरलता। तरलता कहलाती है। जैसे गैसों की तरलता सर्वाधिक होती है, द्रव से अधिक होती है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? बर्तन में गैस का भरना। इसके विषय में हमको बात करना है ना, इसके विषय में हमको जानना है। बर्तन में गैस का भरना। हम जानते हैं गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। वे अत्यंत गतिशील होते हैं, बहुत अधिक गतिशील होते हैं और स्वतंत्र होकर सभी जगह
गति करते हैं, है ना, स्वतंत्र होकर सभी जगह गति करते हैं, और साथ में उनके कणों के बीच आकर्षण बल भी न्यूनतम होता है। तो ऐसे में और कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो जहाँ खाली स्थान होता है, जहाँ खाली जगह है, ठीक है, वे उस स्थान को भर देते हैं। जैसे बर्तन अगर है तो बर्तन में सभी जगह, बर्तन के अंदर सभी जगह वह गति करते हैं और वो बर्तन को पूरी तरह भर देते हैं। गैसों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिकतम एवं आकर्षण बल न्यूनतम या नगण्य होते हैं, जिसके कारण जिसके कारण गैसें स्वतंत्र होकर गति करते हैं। एवं खाली बर्तन को पूरी तरह भर देते हैं। बस, है ना। इसके कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, साथ में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। जब रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है तो जिस बर्तन में यह जाता है, जैसे खाली जगह, हर एक जगह यह गति करती है गैसें, तो खाली बर्तन में जैसे ही गए तो वो पूरी तरह उस बर्तन को भर दिया। जिसके क्यों भर दिया, कैसे भर दिया, क्योंकि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक है। मान लिए यहाँ एक बर्तन है ना, यहाँ पर गैस गया तो गैस पूरी तरह बर्तन को भर दिया, क्योंकि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक है। नहीं होता है, मान के चलो अगर 4 ही बच्चे हैं और 3 बेंच है, तो बड़ी बड़ी बेंच है जिसमें 4 बच्चे, एक बेंच में 4 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं बच्चे, एक बेंच में 1 बैठे, किसी बेंच में 2 बैठे, है ना, ऐसे करके पूरी बेंच को भर दिए। वैसे ही यहाँ पर भी ये बर्तन में जब भी गैस प्रवेश करती है तो वो अत्यंत गति करती है, अत्यंत गतिशील होती है, साथ में रिक्त स्थान अधिक होने के कारण ये पूरे बर्तन में फैल जाती है और इस प्रकार पूरी बर्तन को भर देती है। ठीक है, पूरी तरह भर देती है, फैलकर। खाली बर्तन में पूरी तरह फैलकर, ऐसे लिख देते हैं, खाली बर्तन में फैलकर, नहीं, फैलकर पूरी तरह भर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आकार। आकार तो हम लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु का, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आकार अनिश्चित होता है और गैसों का भी आकार अनिश्चित होता है ना।
आकार में हम लोग क्या देखे थे, ठोसों का, क्योंकि टिप्पणी लिखना है, आकार का, किसी भी वस्तु का अपना आकार होता है ना, ठोस वस्तु का अपना आकार होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रवों एवं गैसों का अनिश्चित। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की में पढ़े होंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा का मतलब जो गैस के कण हैं उसके कण निरंतर गति करते हैं और गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता क्या आती है, तो वो बर्तन की दीवारों पर, कहीं भी, कोई भी स्थान पर टकराते रहती है ना, टकराने से दबाव डालती है, तो वो कार्य करने की क्षमता हो गई ना, दबाव डाले, है ना। जैसे अगर कपड़ा है, वायु की गति तेज है तो वो कपड़ा को क्या करता है, हिलाते रहता है, पत्तों को क्या करता है, हिलाते रहता है, तो कार्य करने की क्षमता हो गई, है ना। तो गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है घनत्व। घनत्व का थोड़ा सा डिफिनेशन याद रखना अच्छे से। घनत्व क्या होता है, किसी इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है उसे हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है या 1 मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम वस्तु उपस्थित है। ठीक है। तो आयतन के हिसाब से द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित वस्तु के द्रव्यमान को इकाई आयतन में उपस्थित वस्तु के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो हम लोग सीधे शब्द में इसका ये सूत्र लिख सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कह दिए, घनत्व। अब एक प्रश्न में लिखा गया है, प्रश्न है, कारण बताएं, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस
पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। कारण बताएं। प्रश्न सारा हम लोग लिख लेते हैं ना, तब फिर एक बार में आंसर देते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्यों? तीसरा है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? चौथा है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना होता है। हमें कराटे में दक्ष होना होता है। कारण बताएं। है ना? इसमें एक और प्रश्न है, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो एक एक करके बारी बारी से हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। पहला, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे
रखा जाता है ना। पहला, गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक, उसके कण अत्यंत गतिशील और आकर्षण बल कम होने के कारण गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य एवं रिक्त स्थान अत्यधिक होने एवं वे अत्यधिक गतिशील होने के कारण एवं इसके कण अत्यधिक गतिशील होने के कारण वे उस बर्तन को पूरी तरह उसमें फैलकर भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है। तो गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वे स्वतंत्र होकर यादृच्छिक गति करती है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जैसी हो वैसी, है ना। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण वे स्वतंत्र होकर गति करती है एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहती है व दाब डालती है। ठीक है, टकराया तो दबाव पड़ा, है ना, टकराते रहती है एवं वह दाब डालती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों। तो लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है भाई, क्योंकि उसके कण अत्यंत निकट स्थित होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य, आकर्षण बल अत्यधिक, है ना। लकड़ी की मेज के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य, रिक्त स्थान नगण्य एवं आकर्षण बल अत्यधिक होती है एक चीज़ और, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसके आकार एवं आयतन निश्चित हैं, है ना।
तो सीधी सी बात है, इतना हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि उसके आकार एवं आयतन क्या हैं? निश्चित है। मेज ठोस कहलाती है क्योंकि उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, है ना। तो ये लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके आकार एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब नेक्स्ट है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक आकर्षण बल नगण्य होती है, जबकि लकड़ी की मेज, लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने में मुश्किल होता है क्योंकि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है और आकर्षण बल अधिक होता है ना। रिक्त स्थान नगण्य होता है, आकर्षण बल अधिक होता है और साथ ही वे दृढ़ होते हैं, इसलिए उसमें हाथ चलाना मुश्किल होता है। हाथ चलाने के लिए हमको कराटे में दक्ष होना पड़ता है ना। तो वही चीज़ लिखेंगे, हवा के कणों के बीच रिक्त स्थान सर्वाधिक एवं आकर्षण बल नगण्य आकर्षण बल नगण्य होने के कारण हम उसमें आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, परंतु लकड़ी के टुकड़े ठोस होते हैं, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य व आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है, माने कराटे में भर्ती होना पड़ता है ना। ठीक। अब नेक्स्ट और लास्ट इसका क्वेश्चन है, हवा, इसमें सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व अधिक होता है ना, परंतु बर्फ को जल पर तैरते हो देखा होगा, बर्फ के टुकड़े को जल पर तैरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है वही बताना है। तो बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी नहीं हटा पाता है ना, इसलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। इसका आयतन बढ़ जाता है, बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक हो जाता है। ठीक है।
इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट 5वां नंबर है, बर्फ का आयतन अधिक हो जाता है। बर्फ का आयतन अधिक होता है जिससे यह अपने द्रव्यमान से बर्फ का आयतन अधिक होता है जिससे इसका घनत्व कम हो जाता है, जिससे इसका घनत्व जल की अपेक्षा कम हो जाती है और यह अपने आयतन से कम पानी हटा पाता है, जिससे यह तैरता रहता है, जल पर तैरता है। बर्फ का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है क्योंकि आयतन उसका बढ़ जाता है। जब भी ठंडे के दिनों में देखे होंगे कि अगर पाइप में पानी रह जाती है तो पानी रह जाता है ना, तो वो ज़्यादा ठंडा अगर जहाँ रहा शीत प्रदेश में तो वहाँ बर्फ़ जम जाता है और पाइप फटने का डर रहता है, फट भी जाता है पाइप। तो क्योंकि उसका आयतन अधिक हो जाता है जिससे घनत्व कम हो जाता है। आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन, अगर द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन बढ़ा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि बटा में द्रव्यमान होता है, बटा में आयतन होता है। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, और अगर कोई कुछ अगर इसमें समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई वीडियो।